नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे सब्सक्राइबर मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं। दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने अथवा स्वीकृत किए जाने से पूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से पृथक्करण होता है, जिसके पश्चात ही पेंशन आदि लाभ देय होते हैं। पेंशन एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिसे एक वीडियो के माध्यम से तैयार करना कठिन है, क्योंकि वीडियो की एक समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत ही आपको अपनी बात प्रस्तुत करनी होती है। अतः इसे मैं आपके सम्मुख अलग अलग वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में प्रस्तुत है इस विषय का प्रथम भाग, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सेवानिवृत्ति आखिर क्या होती है तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी या कर्मचारी के आश्रित को क्या क्या राहत एवं सुविधाएं अनुमन्य कराई जाती हैं। एक निश्चित आयु के पश्चात या किसी आदेश के द्वारा जीवन यापन हेतु किए जा रहे मुख्य काम जैसे नौकरी, पेशा या व्यवसाय को छोड़ देना अथवा मुक्त किया जाना सेवानिवृत्ति कहलाता है। शासकीय सेवा से एक निश्चित आयु पूर्ण करने के पश्चात अथवा किसी विशेष आदेश के द्वारा शासकीय सेवा से कर्मचारी को मुक्त किए जाने अथवा सेवा से अलग किए जाने की प्रक्रिया को सेवानिवृत्ति कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी कर्मचारी शासकीय सेवा से पृथक अथवा सेवानिवृत्त कब होता है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इनमें से किसी एक प्रकार से शासकीय सेवा से पृथक होता है अथवा किया जा सकता है। वो है नंबर 1, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, किंतु यह प्रतिबंध कतिपय अल्पकालिक एवं समय बाधित सेवाओं पर लागू नहीं होता है। सरकारी सेवक अपनी जन्मतिथि के अनुसार जिस माह में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, उसी माह की अंतिम तिथि के पूर्वान्ह में उसे सेवानिवृत्त किया जाता है। किंतु यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि किसी माह की प्रथम तिथि है तो उसे उसके पूर्ववर्ती माह की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त किया जाएगा। जैसे यदि किसी कार्मिक की जन्मतिथि 1 जनवरी 1960 है तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसे 31 दिसंबर 2019 को ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। नंबर 2, निर्धारित सेवा काल पूर्ण करने पर। किसी कर्मचारी के 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उसके नियुक्त अधिकारी द्वारा किसी भी समय 3 माह का नोटिस देकर उसे जनहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। नंबर 3 है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर। किसी भी कर्मचारी के 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वह कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकता है।
नंबर चौथा है अक्षमता सेवानिवृत्ति पर। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को उसके सेवा काल में ही यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा परिषद द्वारा शारीरिक या मानसिक परीक्षणों उपरांत जनहित में शासकीय सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे उक्त विषयक प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से सेवानिवृत्त किया जाता है। पांचवा है धारित पद की समाप्ति पर। किसी स्थायी पद पर जिस पर वह कर्मचारी या अधिकारी कार्यरत है उस पद के समाप्त हो जाने पर भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जा सकता है। नंबर छठा है दंड स्वरूप। शासकीय सेवा में ऐसे कृत्य जिसके बाद कर्मचारी शासकीय सेवा में रहने का अधिकार खो देता है, इस पर भी उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। और फिर सातवां कारण है कि सेवा काल में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, सेवा काल में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर भी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है। मेरे जो मित्र यह जानना चाहते थे कि नई पेंशन प्रणाली अथवा पुरानी पेंशन प्रणाली दोनों में से कौन सी लाभप्रद है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं। नंबर 1 मासिक पेंशन व उस पर अनुमन्य राहत जो कि समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर आगणित की जाती है। नंबर 2 सेवानिवृत्ति अनुतोषिक या रिटायरमेंट ग्रेजुटी। यह धनराशि एक मुश्त भुगतान की जाती है एवं इसका आगणन भी कर्मचारी की अंतिम परिलब्धियों व उसके नियमित सेवाकाल पर आधारित होता है। नंबर 3 है पेंशन का राशिकरण। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन का एक अंश जो कि वर्तमान में अधिकतम 40% है समर्पित कर उसके बदले एक मुश्त धनराशि ले सकता है। यह धनराशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय की आयु के आधार पर निर्धारित सूत्र तथा समर्पित पेंशन के आधार पर आगणित की जाती है। नंबर 4 है सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान। सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ लेखा आवंटन की तिथि से उसके मूल वेतन का कम से कम 10% उसके जीपीएफ लेखे में जमा करना होता है, जिसमें से जीपीएफ नियमों के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी समय समय पर धनराशि आहरित करते रहते हैं। जीपीएफ खाते की अंतिम अवशेष धनराशि 90% एवं 10% 2 किस्तों में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को भुगतान की जाती है। नंबर 5 है अर्जित अवकाश का नकदीकरण। सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी के अर्जित अवकाश लेखे में शेष अवकाश जो कि वर्तमान नियमों के अनुसार अधिकतम 300 दिनों तक ही अनुमन्य है का नकदीकरण उसके अंतिम वेतन के आधार पर कर्मचारी को किया जाता है। यानी 10 माह के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर किया जाता है। नंबर 6 है सामूहिक बीमा योजना। शासकीय सेवकों को सेवा में आने की तिथि से सामूहिक बीमा योजना में आच्छादित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी के मासिक वेतन से बचत निधि एवं बीमा निधि के रूप में धनराशियां काटी जाती हैं, जिसमें से सेवानिवृत्ति पर पूरे सेवाकाल में जमा की गई बचत निधि की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत ब्याज की दरों द्वारा आगणित ब्याज
सहित कर्मचारी को भुगतान की जाती है। नंबर 7, सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी स्थान पर बसने के लिए यात्रा भत्ता। सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके परिवार को उनके गृह जनपद अथवा ऐसे स्थान तक जहां वे सेवानिवृत्ति के उपरांत रहना चाहते हैं तक का यात्रा भत्ता सेवानिवृत्ति से पूर्व उसे अनुमानित दरों पर दिया जाता है। कुछ मित्र यह जानना चाह रहे थे कि पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर लगभग कितनी धनराशि मिलती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो 31 जुलाई 2020 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के समय उनका मूल वेतन 91,100 था तथा उनके मूल वेतन पर 70% की दर से महंगाई भत्ता जो कि 15,487 है मिलाकर उनकी कुल परिलब्धियां 1,06,587 होती हैं। उन्होंने 35 वर्ष की सेवा की और सेवानिवृत्ति के समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। वे पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित थे। उन्हें सेवानिवृत्ति पर इस प्रकार से भुगतान किया गया। उनकी पेंशन 45,550 आगणित हुई, जिसमें से उनके द्वारा राशिकरण हेतु 40% पेंशन जो कि 18,220 होती है बेची गई। तो उन्हें ग्रेच्युटी के रूप में 17,58,686 रुपये, उनकी पेंशन का राशिकरण 17,91,536 रुपये सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में इनके लगभग 12 लाख रुपए जमा थे। इनको अर्जित अवकाश का नकदीकरण 10,65,870 रुपये एवं सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत बचत निधि जो कि ब्याज सहित 1,44,000 रुपये तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके गृह जनपद तक जाने के लिए यात्रा भत्ता 40,000 रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्हें सेवानिवृत्ति होने पर लगभग 60 लाख रुपये प्राप्त हुए तथा 70% महंगाई राहत सहित इनका वर्तमान में मासिक पेंशन 35,074 रुपये है। अभी हमने जाना कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर शासकीय कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार और आश्रितों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। राजकीय सेवक के सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को सामान्यतः ये सुविधाएं अनमन्य होती हैं। नंबर 1 पारिवारिक पेंशन, नंबर 2 तात्कालिक सुविधा, नंबर 3 डेथ ग्रेच्युटी, नंबर 4 सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान, नंबर 5 अवशेष अर्जित अवकाश का नकदीकरण, नंबर 6 सामूहिक बीमा योजना में बचत निधि ब्याज सहित तथा जो बीमित धनराशि है वो भी प्राप्त होती है, नंबर 7 मृत कर्मचारी के परिवार को गृह स्थान तक जाने का यात्रा भत्ता, और नंबर 8 है अनुकंपा आधार पर परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति। दोस्तों, पेंशन एक ऐसा विषय है जिसके प्रति लगभग सभी सरकारी सेवकों की, चाहे वो सेवा में प्रवेश कर रहा हो अथवा सेवानिवृत्ति के कगार पर हो, समान रुचि होती है। अपनी अगली वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा
कि पेंशन क्या होती है और इसको कैसे निर्धारित किया जाता है। तब तक आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।